हमने कल बात की थी इक्विलिब्रियम इज, हमें लगता है इक्विलिब्रियम पर भी सब कुछ रुक गया है, लेकिन जितनी स्पीड से फॉरवर्ड प्रोसेस चल रहा होता है उतनी स्पीड से बैकवर्ड प्रोसेस चलता है, इसलिए हमें लगता है सब रुक गया। तो अगर आता नहीं है यूजुअली, लेकिन अगर आ जाए तो वो कहीं कोई एक्सपेरिमेंट, दो थ्योरी का पेपर चल रहा है, उसमें कह दे कोई एक्सपेरिमेंटली शो करोगी फिजिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। हम क्या एग्जांपल, क्या कहानी से सुना के आए। ये सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन है, मतलब इसमें एक भी दाना चीनी का और डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपने कहीं से मंगा के थोड़ी सी रेडियो एक्टिव शुगर डाल दी। रेडियो एक्टिव शुगर मतलब ऐसे कह दो मोटे तौर पे समझने के लिए, जिसमें से रेडिएशंस निकल रहे हो, जो अंधेरे में रखी हुई चमक रही हो। ऐसे कैसे हो सकती है, हमने तो ऐसी देखी नहीं। तो C12H22O11 होती है शुगर। ये जो कार्बन इसमें होती है इसका मास नंबर 12 होता है, जो हाइड्रोजन इसमें होता है इसका मास नंबर 1 होता है, जो ऑक्सीजन इसमें होता है इसका मास नंबर 16 होता है। पता है क्या, मैंने स्पेशल ऑर्डर देके ऐसी शुगर बनवा ली जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो C12 के बजाय C14 वाले हैं। तो यहीं तो 14 आएगा, तो 12 ही रहेगा रेशियो तो एटम्स की। तो ये शुगर क्या कहलाए, रेडियो एक्टिव शुगर। अंधेरे में चमक रही होगी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी रेडियो एक्टिव शुगर डाल दी है, ज़मीन पे बैठ गई, मतलब इसके बॉटम पे बैठ गई जाके पी करके। आप कहोगे कोई फ़ायदा नहीं डालने का, क्योंकि डिजॉल्व तो होगी नहीं, क्योंकि सोल्यूशन कैसा है। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, whole of the solution becomes radioactive। पूरा सॉल्यूशन ही चमक मारने लगा, यानी चीनी उसमें घुल गई, और साथ में क्या, सम यहाँ पर बॉटम पर नॉन रेडियो एक्टिव शुगर इज ऑब्जर्व्ड एट बॉटम। बॉटम पे कुछ, तो इसका मतलब ये शुगर डिजॉल्व हुई, तभी तो पूरा रेडिएक्टिव हो गया। और जो पहले से डिजॉल्व थी शुगर, वो शुगर वापस बाहर भी आई, तो उसको सेपरेशन को क्रिस्टलाइजेशन बोलो क्या। घुली हुई चीज़ का सॉल्यूशन से अलग होके नीचे क्रिस्टल्स बन के बैठना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है क्या। पढ़ी तो थी 9th क्लास में प्योरीफिकेशन टेक्निक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें एट इक्विलिब्रियम, इसमें एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या ये दो अपोजिट फिनोमेना है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन मतलब इसका घुलना, और क्रिस्टलाइजेशन मतलब घुले हुए का बाहर आना, और दोनों सेम रेट से हों, इसलिए हमें क्या लगता है। तो अगर मैं रेडियो एक्टिव शुगर ना डाल के नॉर्मल शुगर डालता तो मैं क्या ऑब्जर्वेशन कह रहा था कि वो घुल नहीं रही। इनफैक्ट क्या आ रहा था, वो घुल रही थी, वो घुल रही थी। अगर मैं, और उस पर जितने वो मॉलिक्यूल्स उतर के नीचे जाते थे उतना ऑलरेडी डिजॉल्व शुगर बाहर आ रहा था, तो इसलिए हमें ऐसा वो लग रहा था कि वो डिजॉल्व। तो ये एक्सपेरिमेंट है टू शो फिजिकल इक्विलिब्रियम इज ठीक है क्या। क्या हो गया सर तुम्हें, क्यों तुम बैक गियर में चले गए, बताओ क्या कह रहे हो। अरे तो यही तो पढ़ाया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सचमुच में डिजॉल्व हो रहा होता है हमें। अब बताओ अभी भी नहीं आया तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में डायनामिक इन नेचर के लिए एक्सपेरिमेंट करो जी। रिएक्शन बैलेंस है, बंद कंटेनर में इक्विलिब्रियम आता है, तो बंद कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है तो इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो N2 की क्वांटिटी बढ़ रही होगी घट रही होगी। अब इक्विलिब्रियम होने के बाद
इक्विलिब्रियम आने के बाद नाइट्रोजन के मोल्स बढ़ रहे होंगे या घट रहे होंगे? सेम रहेंगे ना, बोलो, डर क्यों रहे हो? हाइड्रोजन के मोल्स बढ़ रहे होंगे या घट रहे होंगे? कांस्टेंट हो गए होंगे। और NH3 के मोल्स बढ़ रहे होंगे या घट रहे होंगे? वो भी कांस्टेंट हो गए होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम आया। बार बार कल से क्या करना गा रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे क्या लगता है, सब कुछ रुक गया। यानी N2 की कंसंट्रेशन चेंज बंद हो गई, चेंज होनी बंद हो गई, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो गई, अमोनिया की कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो गई। ठीक है। सिरिंज तो जानते हो, सिरिंज जिसे हम हिंदुस्तानी इंजेक्शन कहते हैं। उस इंजेक्शन के अंदर गैस भरी जा सकती है क्या? अरे सिरिंज का जो पीछे वाला पिस्टन होता है उसको पीछे खींचो तो अंदर हवा घुसती चली जाती है। नहीं, लिक्विड में डिप करते हो तो लिक्विड खिंचता चला जाता है। तो मैंने नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर में वो सिरिंज डबो, नाइट्रोजन नहीं, D2 गैस के सिलेंडर में गैस भर के सिरिंज खींच भर लिया, तो सिरिंज में कौन भर गई? D2 गैस। याद, नाम सुना है क्या? ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप। अब वो इंजेक्शन मैंने इसमें लगा दिया, किसका? D2 का। तो D2 का जो इंजेक्शन लगाया वो D2 इसमें पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन तो अब हो नहीं रही। जब ये मानते थे कि इक्विलिब्रियम डायनामिक नहीं है, उस वक्त की बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन तो रुक गई है, रुक गई तो इसमें जो D2 डाला पड़ा रहेगा एज इट इज। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आपने अंदर झांका तो क्या हुआ? वहाँ पर N2 तो था ही, H2 भी था ही, NH3 भी था ही, वो नहीं थे। D2 और डाला था, वो D2 भी था ही, लेकिन अंदर ये साहब भी मिले, HD हाई डेफिनेशन। पता ना सबको, हाई डेफिनेशन तो FHD का ज़माना है अब तो, बल्कि UHD का हो गया, अल्ट्रा HD। और कौन मिले? ये साहब भी थे अंदर, उड़ रहे थे बेचारे। ये साहब भी थे अंदर, ये साहब भी थे अंदर, ये सब उड़ रहे थे अंदर। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए? तो समझ जाओ कौन हो। N2 H2 से रिएक्ट करते वक्त N और N अलग अलग होते होंगे या नहीं? और H2 भी अलग अलग होते होंगे, और फिर वो H जाके इस पर चिपकते होंगे, तभी तो NH3 बनता होगा। तो D2 अलग हो जाए, D2 अलग हो जाए और जाके इससे चिपके, तो एक H की जगह दो तो H चिपक जाए, एक D चिपक जाए तो क्या बन जाए? NH2D। दो D चिपक जाएंगे N पे तो क्या बन जाए? NHD2। और तीनों ही D चिपक जाए तो, और जब ये रिएक्शन पीछे जा रही होती होगी इस वक्त क्या होता होगा? बने हुए NH3 के H इससे अलग होते होंगे, और वो अलग हुए H आपस में जाके जुड़ जाते होंगे, तभी तो H2 बनता होगा बैकवर्ड रिएक्शन में। तो वापस जाते वक्त यहाँ से तो D टूटा, यहाँ से H टूटा, और जाते वक्त ये H और D आपस में गले मिल गए। तो इन सब का मिलना क्या बता रहा है? रिएक्शन फॉरवर्ड भी चल रही है अभी भी, और खाली फॉरवर्ड चलती तो यही मिलते, लेकिन बैकवर्ड भी चल रही है तो इसका मतलब HD भी मिल रहा। हो गया। तो 10 केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, हाँ या नहीं? अब अगर हम इधर तो लें कंसंट्रेशन और इधर लें टाइम, तो अगर मैं एक प्लॉट ये बनाऊं, क्या टाइम बीतने के साथ कंसंट्रेशन बढ़ी और फिर कांस्टेंट हो गई? ये कंसंट्रेशन टाइम बढ़ने के साथ घटी और फिर कांस्टेंट हो गई, और ये भी घटी और फिर ये N2, ये H2, ये NH3। दिमाग लगा के देखो, इस रिएक्शन में NH3 शुरू में बिल्कुल भी नहीं था, बस N2 और H2 डाले थे, तो N2 की और H2 की क्वांटिटी दोनों की कम हो रही होगी और NH3 की 0 से बढ़ रही होगी। लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी भी कांस्टेंट हो गई, इसकी भी कांस्टेंट हो गई, इसकी भी कांस्टेंट हो गई। मतलब क्या? इक्विलिब्रियम आ गया, प्लॉट बढ़ना आ गया। बोलो जल्दी जल्दी। वो तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, कुछ भी दिखा दो, मैंने थोड़ी सी बेईमानी कर दी। बुक में तो उल्टा बना हुआ होगा, देखना आप बुक पढ़ोगे तो। N2 एक मर रहा तो H2 3 मर रहे, नहीं मर रहे?
तो H2 की तेज़ी से गिरी होगी, N2 की धीरे से गिरी होगी। नहीं, N2 की कंसंट्रेशन तेज़ी से कम हुई होगी, हाइड्रोजन की धीरे से कम हुई होगी एज़ कम्पेयर टू H2 के। एक N2 मरा, तब तक 3 H2 मर चुके थे। आगे मैडम, जैसे कि मुझे आदत है बार बार बोलने की, अब चैप्टर आपका असली फॉर्म में आता है, बिल्कुल असली चैप्टर शुरू होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल। याद हो कल परसों हमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम करे थे। मान लो ना याद आ रहा हो 1 मिनट के लिए, तो टेबल सा बना हुआ था आपकी बुक में, ये फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए मैंने वो सिर्फ आपको बुक में टिक पिक करा दिए। जैसे कॉपी करनी हो बुक से कर लो, पेपर में कोई पूछ पाछ नहीं रहा, और पूछे भी तो केमिकल वाले जो हम लिख रहे हैं इन्हीं में से बन जाएंगे वो भी, बस रिएक्शन की जगह फिजिकल प्रोसेस वर्ड यूज़ करते चले जाएंगे। कुछ इनमें से जो है वो नहीं लिख पाएंगे वहाँ, कुछ इनमें से लिख देंगे वहाँ। तो हम ये कह सकते हैं क्या, एट इक्विलिब्रियम concentration of each reactant and product becomes constant। इक्विलिब्रियम आने पर हर रिएक्टेंट की और हर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है नहीं। दूसरा पॉइंट, अच्छा ठीक हो गया। आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, ये तो पढ़ चुके आप दोनों बातें। फिर ये भी कैन बी अटेन्ड कब, इफ नन ऑफ द product is allowed to escape or separate as solid। क्या मतलब, कल मैंने आपके यहाँ ये डिकम्पोजिशन ऑफ हिस्सा किया था इक्विलिब्रियम में। इस वेसल में अगर मैं यहाँ पे एक होल कर दूँ तो ये CO2 जो बन रही है तो उड़ती जाएगी, और उड़ती जाएगी तो पीछे वाली रिएक्शन तो कभी, तो इसमें तो कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। तो इक्विलिब्रियम सिर्फ कब आएगा, अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप भागने नहीं दो। अब इसी में तो वो उसी बात पे आ रहा हूँ आपकी CO सॉलिड वाली पे। ये देखो, क्या हमने सबने रिएक्शन सुनी है खूब बढ़िया से, NaCl प्लस AgNO3 एक्वस, क्या दोनों अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं? ये भी एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है पानी में। रिएक्शन मिलाते क्या होता था, जल्दी याद करो, सबको याद है। उसी बॉटम, उसी बीकर के वेसल के बॉटम में बैठ जाते थे या नहीं, और जब उसी बॉटम के बीकर के बॉटम में बैठ गए तो अब उस सॉल्यूशन का हिस्सा रहेगा क्या बीकर में होने के बावजूद? तो ये उसी बीकर, अजीब किस्सा देखो, है उसी बीकर में और फिर भी हम क्या कह रहे हैं, उसमें से सॉलिड सेपरेट हो गए, क्योंकि अब उसके आयंस मूव ही नहीं कर पा रहे अंदर, सेपरेट होकर नीचे बैठ गए। तो इसमें कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, अब यहाँ क्या किस्सा हुआ, यहाँ कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, एक्वस तो है नहीं, इधर भी सॉलिड है, इधर भी सॉलिड है, तो इसलिए ये रिएक्शन मिक्सचर का पार्टी रहेगा CO भी और CaCO3 भी। अब ये किसको परेशानी हो गई है, किसकी ट्रेन चल गई है? चलें, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। इस बात का क्या मतलब, मैंने
एक बंद वेसल में N2 और 3H2 डाले और उनमें रिएक्शन शुरू कराई, अमोनिया बनना शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया क्या मतलब, उसमें N2 अभी बचा हुआ है, H2 अभी बचा हुआ है, लेकिन अमोनिया और बन ही नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा और भाई, वापस बन जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम आ गया। तो ज़्यादातर रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं ज़्यादातर, इसलिए हम जितना रॉ मटेरियल डालते हैं वो सारा का सारा प्रोडक्ट्स में नहीं बदलता, बीच में कहीं जाके गाड़ी अटक जाती है ज़्यादातर रिएक्शंस में। अब हमने क्या किया, एक नया वेसल लिया, खाली हॉलो चमचमाता हुआ, उसमें खाली अमोनिया गैस डाल दी और उसे हीट कर दिया, तो वो टूटनी शुरू हो गई, डिकम्पोज होनी शुरू हो गई। और थोड़ी देर बाद अमोनिया अभी बची हुई है, फिर भी डिकम्पोज नहीं हो रही। तो क्यों, जितनी डिकम्पोज हो रही है उतनी। तो मैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट सुनाना शुरू कर रहा हूँ, जागते हुए ध्यान से सुन लेना। मान लीजिए बिल्कुल शुरू में मैंने 10 डाले थे और ये 0 थे, ये 0 थे, ठीक है। थोड़ी देर बाद अंदर झाँका, 10 में से 2 मर चुके थे, यानी कितने रह गए थे, तो ये कितने पैदा हुए होंगे इनके 2 के मरने से, 1, और ये कितने पैदा हुए होंगे 3। ये क्या जादू हो गया, बस यही तो चैप्टर का न्यूमेरिकल है। 2 के मरने से 1 N2 बना था या नहीं, 2 के मरने से 3 H2 बने थे या नहीं, तो वही तो बोला मैंने, 2 के मरने से। तो थोड़ी देर बाद ये 8 है, ये 1 है और ये 3 है, ठीक। अब थोड़ी देर बाद आपने अंदर झाँका फिर से, तो ये 6 रह गए थे। 6 रह गए थे का मतलब कितने मर गए, 4, 2 और मर गए, तभी तो 6 बचे। अब ये कितने पैदा हो गए होंगे, 2, क्योंकि 2 से 1 बनता है, तो 4 मरे, तो 4 से 2 बने होंगे। ये सच सच बता रहा हूँ सर, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था मुझे, पता नहीं है क्या मरना जीना क्या। वो मरना जीना तो बताते ही नहीं थे, बताते तो आ ही जाता। वो तो हाई फाई इंग्लिश में पढ़ा रहे होते थे या हिंदी में भी पढ़ाते थे, तो अजीब से बोलते थे ये 10 2 हो गए, तो क्यों हो गए पता नहीं। अब ये 2 मरे तो कितने पैदा हुए, यूनिटरी मेथड 3, 1 मरेंगे तो कितने पैदा होंगे 3/2, यूनिटरी मेथड। 4 मरे तो कितने पैदा होंगे, यानी ये कितने, सांस आ गई बढ़िया वाली। अब मैं 3 दिन बाद इसमें झाँका इस उम्मीद के साथ ये 6 से और भी घट गए होंगे, लेकिन ये 6 ही हैं, ये 2 ही हैं, ये 6 ही हैं। फिर 6 महीने बाद अंदर झाँका कि अब तो कम हो गए होंगे, चलो ये अब भी 6 ही हैं, ये भी 2 ही हैं, ये भी 6 ही हैं। तो इसका मतलब जब मैंने तीसरी बार अंदर झाँका था, जब ये 6, 2 और 6 हो चुके थे, उस वक्त इक्विलिब्रियम आ चुका था, तभी तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। तो मैं NH3 से शुरू हुआ तो इक्विलिब्रियम आ गया। अब मान लीजिए मैंने 10 इससे और 10 इससे शुरू हुआ, ये नहीं था। थोड़ी देर बाद अंदर झाँका तो ये 8 रह गए थे, कितने मर गए थे, कलर बदल देता हूँ जिससे आप जल्दी पकड़ पाओ। 8 रह गए थे, यानी कितने मर गए, 2 मर गए सर। 10 थे लोग, 8 बचे थे, 2 मर गए, इसमें क्या सोच रहे हो। ये कितने बचेंगे, 1 मरता है तो 3 को साथ लेके मरता है, 2 मर गए तो 6 को साथ लेके मरेंगे, तो 10 में से 6 मर गए तो 4 बचेंगे। 1 मरता है तो 2 पैदा होते हैं, तो 2 मरे तो, और इसके हिसाब से देखना तो इसके हिसाब से देख लो, हाइड्रोजन के हिसाब से 3 मरते हैं तो 2 पैदा होते हैं, कितने मर गए, 6 मर गए, तो कितने पैदा हुए होंगे 2/3 × 6। दोनों तरह से सेम बात आ रही है नहीं। अब मैंने थोड़ी देर बाद अंदर फिर झाँका तो ये 8 से और कम हो जाने चाहिए, 4 से और कम हो जाने चाहिए, और 4 से बढ़ जाने चाहिए या नहीं। लेकिन मैंने 2 घंटे बाद अंदर जाकर ये 8 और 4 ही थे, फिर 2 दिन बाद जाकर तो भी 8 और 4 ही थे, फिर 15 दिन बाद जाकर तो भी 8 और 4 थे, 15 साल बाद जाकर तो भी 8 और 4 ही थे। तो इसका मतलब तो इधर से शुरू हुआ तो भी इक्विलिब्रियम आ गया और इधर से शुरू हुआ तो भी। अब ये मत कहना जी यहाँ इक्विलिब्रियम में तो 4 अमोनिया है, यहाँ इक्विलिब्रियम में तो 6 अमोनिया, उससे मतलब नहीं, इक्विलिब्रियम तो आ गया ना यहाँ भी, और इक्विलिब्रियम तो आ गया ना यहाँ भी। तो इस लाइन का मीनिंग समझ आया, अब आ गया, मेरे नहीं आया, फिर से आप लोगों के पता नहीं क्यों जल्दी से आ जाता। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी गैस और ये भी गैस, ये कलरलेस गैस होती है और ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कोई दिक्कत हो रही होती होगी, हमें क्या लेना। कौन से H2 के नीचे सर, ये वाला, क्यों, 1 मरा तो कितनों को लेके मरा, तो 2 मर गए ना, 10 में से 8 रह गए, तो कितनों को लेके मरा होगा, तो 10 में से 6 मर गए होंगे, तो बचे कितने होंगे,
अब ये गैसेस हैं तो बंद जार में लेनी पड़ेंगी। हाँ जी बोलो। कुछ कह रहे हैं क्या कोई? इसमें कैसी गैस उड़ रही है, कैसे कलर की? ये रखी हुई है एक जार में, और इस जार में ये कौन है? कौन है? यानी 0 डिग्री सेल्सियस। तो N2O4 गैस स्टेबल रहती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये दूसरा जार है, इसमें ये कौन है? वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे NO2 स्टेबल है, और आइस कोल्ड पे N2O4। हमने यहाँ बीच में एक और जार रखा, इसमें पानी रखा, अभी भर दूंगा बाद में, और इसका टेम्परेचर रखा पानी का 25 डिग्री सेल्सियस। क्या इससे ज़्यादा है और इससे कम है? ये वाला जार उठा के ला के इसमें रख दिया, और ये वाला भी उठा के ला के इसमें रख दिया। बाहर ये कौन? ट्वेंटी 25 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे। तो इसे क्या फील होगा? मेरा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? इसको फील होगा मेरा बड़ा घटा रहे हैं, 0 से 25 आ रहे हैं। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या इसमें N2O4 NO2 में बदलना शुरू हो जाएगा? जब इसका टेम्परेचर 0 से 25 करेंगे, बढ़ाएंगे, तो इसमें से N2O4 NO2 में बदलनी शुरू हो जाएगी या नहीं? तो इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा, पहले कलरलेस था अब कलर आ गया। इसको क्या लगेगा? मेरा टेम्परेचर घटा रहे हैं तो NO2 इसमें बदलनी शुरू हो जाएगी, तो इसका कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। अब दोनों में कलर सेम हो जाएगा क्या? और दोनों में कौन कौन होंगे? इसमें भी N2O4 और NO2 दोनों गैस उड़ रही होगी, और इसमें भी N2O4 और NO2 दोनों से इक्विलिब्रियम आ गया क्या दोनों में? तो इधर से शुरू है तो भी इक्विलिब्रियम आ गया, और इधर से शुरू है तो भी इक्विलिब्रियम आ गया। सांस आई। H2 + I2 इन इक्विलिब्रियम 2HI रिएक्शन भी लिखी थी कल शायद। ये कलरलेस होता है, ये वायलेट या पर्पल कलर का होता है, और ये फिर से कलरलेस होता है। तो जब आप एक जार में इन दोनों को डालोगे तो वहाँ पे कुछ पर्पल कलर होगा, और जैसे जैसे HI बनने लगेगा तो इसकी क्वांटिटी कम होने लगेगी, पर्पल कलर फेड होना शुरू हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद कलर फेड होते होते फेड होना बंद हो जाएगा। फेड होना बंद क्यों हो गया भाई? तो I2 तू तो बच रहा है, फर्दर HI क्यों नहीं बनाता, और फेड क्यों नहीं होता? कि जी इक्विलिब्रियम आ गया। समझ रहे हो? टाइम हो गया क्या? चलो सर बस 1 मिनट ये प्लॉट बना के रुक रहा हूँ। इस एक्सेस पे हमने क्या ले लिया? कंसंट्रेशन, और इस पे क्या ले लिया? टाइम। टाइम एक में एक हिसाब से बढ़ रहा है, एक में इधर हिसाब से बढ़ रहा है, हो क्या रहा है? अजीब सी बात। तो देखो क्या H2 + I2 दोनों का कंबाइंड प्लॉट ले रहा है कंसंट्रेशन। तो जब आगे जा रहे होंगे तो H2 और I2 दोनों की कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, और फिर बीच में एक जगह आके कांस्टेंट हो जाती होगी, और HI किस वक्त 0 होगी शुरुआत में, और बढ़नी शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते बीच में एक जगह आके कांस्टेंट हो जाएगी। उल्टी रिएक्शन बढ़ो, उल्टी में शुरू में HI। तो देखो अब इधर से प्लॉट को बढ़ना है, इधर से ये HI की कंसंट्रेशन है, शुरू में कम हो रही है, फिर कांस्टेंट हो गई, और ये
H2 प्लस I2, शुरू में H2 और I2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और फिर कांस्टेंट हो रही, तो बीच में जब यहाँ भी है और यहाँ भी ये लगभग पैरेलल है, तो यहाँ कौन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम का। इधर से शुरू हुआ, H2 प्लस I2 से शुरू हुआ तो भी इक्विलिब्रियम आ गया, और HI से शुरू हुआ तो भी। बस लास्ट बात जो एक्सप्लेन कल कर देंगे, कैटलिस्ट तो सब जानते हो, डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन में बस रिएक्शन फास्ट हो जाती है, तो फॉरवर्ड फास्ट होती है, बैकवर्ड फास्ट होती है, दोनों सेम रेट से। जब प्रोडक्ट जल्दी बनेंगे तो फिर वो वापस भी जल्दी रिएक्ट करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट करने लगेंगे। इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बाय सेम एक्सटेंट। तो इक्विलिब्रियम पहले आने में मान लो 2 दिन लगते थे, अब पता चला कैटलिस्ट डाल दिया तो इक्विलिब्रियम 3 घंटे में ही आ गया। बस इतना फ़र्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, लेकिन क्वांटिटी H2 I2 HI की 2 दिन बाद जितनी स्टेबल होती, 2 घंटे बाद भी स्टेबल होकर तो नहीं बनेगी। बोलो हो गया कि नहीं।